हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमारा चैप्टर था मोशन इन अ प्लेन, उसके अंदर जो पहला टॉपिक था हमारा वेक्टर, वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके रिलेटेड होंगे उसी वेक्टर वाले पोर्शन से। ठीक है? और आज हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे अगला जो कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर से रिलेटेड, मोशन इन प्लेन से, और वो रहेगा आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर दोस्तों? तो आज की हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट्स द साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज AB by 2, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है? जो हमारी अप्रोच रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको इमेजिन करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है? क्योंकि डायग्रामेटिकल वे में जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे उतना ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, अब रही बात वेक्टर्स की, और यहाँ पर एरिया दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दे रखा है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिनोट्स द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है? इसके हमको दो साइड्स दे रखी है, एक दे रखा है वेक्टर ए, यानी कि एक साइड को मैं नाम देता हूं वेक्टर ए, और एक साइड को हम नाम देते हैं वेक्टर बी। इतनी चीज आपको समझ में आ रही? ठीक है? उसके बाद इसका पूछना है कि ये जो पूरा एरिया है, ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमको दे रखा है कितना? AB by 2। ये हमको कितना दे रखा है? AB by 2। क्लियर है? और पूछना क्या चाहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में जो भी एंगल हो थीटा, ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये हमने डायग्रामेटिकल वे में इसको समझ लिया। अब रही बात एरिया की। अब एरिया, चलो ठीक है, एरिया वेरिया हम इसका निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम है, हमको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, मगर सबसे पहले हमारे दिमाग में काउंट होना चाहिए कि ये एक वेक्टर का क्वेश्चन है, तो इसको हमको वेक्टर अप्रोच से सॉल्व करना है। और यहाँ पर दे रखा है एरिया, और जैसे ही मेरे दिमाग में एरिया आया तो मेरे को एक चीज क्लिक हुई यहाँ पर कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? चलिए देखते हैं। जो एरिया रहता है हमारा, कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? अब एरिया वेक्टर क्यों है उस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एरिया वेक्टर कैसे है। तो सपोज करके चलते हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है? यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर यही पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो मुझे बताइए, ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना पड़ा। कैसे? मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर इस डायरेक्शन में मूव करा, फिर इस डायरेक्शन में मैं गया, फिर इस डायरेक्शन में मैं गया, तब जाके मेरा ट्राइंगल बना। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर एंगल पे मैंने ट्रेवल किया, तब जाके मेरा ट्राइंगल ड्रॉ हुआ। क्लियर है? इसी सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और हर बार अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ मैं वापस उसी पॉइंट पर पहुंचा, तब जाके मेरा क्या बना? सर्कल बना। ऐसे ही हम स्क्वायर की बात करते थे, स्क्वायर के लिए मुझे पहले इस डायरेक्शन में जाना पड़ा, फिर इस डायरेक्शन में जाना पड़ा, फिर ऊपर जाना पड़ा, फिर वापस इसको टच करके ऐसा मुझे स्क्वायर बनाना पड़ा। क्लियर है? यानी कि पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में जाकर ही आप उस ऑब्जेक्ट को बना पाओगे। ठीक है? यानी कि उसके शेप को बना पाओगे, अगर वो सर्कुलर शेप में है या फिर ट्रायंगुलर शेप में है या फिर तुम्हारा स्क्वायर वाला शेप में, तो इनको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके हमको क्या करना पड़ता है? इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में अगर जाता हूं तो क्या ये स्क्वायर बना? नहीं। यहां से मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर उस डायरेक्शन में गया, तब जाके मेरा स्क्वायर बना। यानी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए मेरा यहां पर क्या हुआ है? स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है? ये एक समझने का तरीका है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है? एरिया वेक्टर है। ठीक है? अब एरिया जो रहता है, अगर हम पैरेललोग्राम की एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है दोस्तों? ए इंटू बी, ऐसा निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है? और एरिया हमारा कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? एक और बार देख लो। एरिया जो रहता है, क्या कर सकते हैं हम? पहली साइड लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड के साथ में, तो हमारा क्या निकल कर आता है? एरिया निकल कर आता है। ये चीज समझ में आ गई? यानी कि दो साइड्स का मल्टीप्लाई करने पर हमको एक एरिया मिल रहा है, और एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? और हमको क्या दे रखा है कि जो पहली साइड है हमारी, ये भी हमारी वेक्टर है, और जो दूसरी साइड है वो भी हमारी वेक्टर है। ठीक है? तो कल ही हमने अप्रोच पढ़ी है, क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके अगर आपको तीसरी क्वांटिटी भी अगर वेक्टर मिलती है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए अब हमको जो a क्रॉस b दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, क्या a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है, जल्दी से देखिए ab/2 यही दे रखा है ना, यहाँ डायरेक्शन तो लिखी भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है, एरिया दे रखा है हमको ab/2, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, ab/2। देखिए ये चीज क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो a क्रॉस b है इसका कल हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था जल्दी से रिकॉल करिए। तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा था, मॉड a मॉड b और साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा को यहां लिखता हूं और इसको हम ऐसा लिखते हैं a क्रॉस b मॉड a मॉड b, तो क्या इस फॉर्मूले से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जी हम थीटा, इसके हेल्प से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब इतना हमको समझ में आ चुका है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए इसको सॉल्व कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं यहां से। अब हमको क्या दे रखा था, हमको दे रखा था एरिया की वैल्यू, ठीक है। हमको क्या दे रखा था, एरिया की वैल्यू दे रखी थी, और हमको पता है कि जो a क्रॉस b है यही हमारा क्या है, एरिया है पैरेललोग्राम का, ठीक है। और हमको इसी की वैल्यू दे रखी कितनी, ab/2, क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड a मॉड b साइन थीटा, ठीक है। और यही किसके बराबर है, हमारा ab/2 के बराबर है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए तो यहां पर मेरे पास क्या निकल कर आया, a b साइन थीटा इज इक्वल टू ab/2। इस ab से ये ab कैंसिल, तो मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2, क्लियर है। और यहां पर साइन थीटा को हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, साइन 30 के, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज समझ में आ गई। फिर इसको जैसे मैंने कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकल कर आया, 30 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, उसकी कोई दो साइड है a और b, और उसका जो एरिया है अगर वो ab/2 है, तो दोनों जो उसकी साइड्स है, जो एक वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों जो है इसके अंदर हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस होने वाली है, तो उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है ये हमको कहता है कि अगर a क्रॉस b का अगर होल स्क्वायर है, और ये किसके बराबर दे रखा है, a² b² माइनस a डॉट b के होल स्क्वायर के, तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या इसको प्रूव कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हम LHS को पिकअप करते हैं। LHS क्या दे रखा है हमें, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ये चीज क्लियर है। अब इसको होल स्क्वायर में दे रखा है, मगर हमको पता है कि a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a b साइन थीटा, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। ये पता है ना, a b साइन थीटा कहां से आया, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि a क्रॉस b है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, सॉरी मॉड a मॉड b साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और cos थीटा अगर आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो a b sin थीटा, मॉड नहीं लिखा है क्योंकि मॉड का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और सिंपल वे में इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब ये तो हमने लिख लिया, अब आगे बात करते हैं। ये वाला अगर पोर्शन में उठाना चाहूं तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, a² b² sin स्क्वायर थीटा, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम यही है। आगे बात करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं a² b² और इस sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, इसको भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है जो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है। क्लियर है। तो अगर आप यहां से sin स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही अपनों ने लिखा है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी हमने यहां पर लगी है, ये चीज भी क्लियर है। आगे बात करते हैं, अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है, तो देखते हैं a²
बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये भी हमको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर, यहाँ पर आ चुका है बी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए अब ये टर्म आपको कहीं देखी लग रही है क्या, ए बी कॉस थीटा? अरे हाँ सर, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ये जो रहता है ना, जो हमारा रहता है ए डॉट जो बी रहता है, यही तो होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो क्या हम ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी लिख सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो हमको ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a क्रॉस b का होल स्क्वायर अगर हो तो उसका इक्वल किसके बराबर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, यानी कि हमारा जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमको एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है उसको पढ़िए। उससे पहले ये पूरा पोर्शन समझ में आया आपको? ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो वापस देखिएगा। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन हमको दे रखा है फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हाँ हमको दिमाग में आ गया है ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट की ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर दे रखा है मोड ए। मोड ए दैट मींस हमको कोई एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, फिर दे रखा है मोड बी वेक्टर इक्वल टू 5, यानी कि कोई वेक्टर बी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 दे रखा है। चलिए ठीक है, और a क्रॉस b इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और a क्रॉस b जो लिखा हुआ है ना वो भी मोड में लिखा हुआ है। दैट मींस a क्रॉस b करके एक तीसरी क्वांटिटी का कोई वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है इज इक्वल टू 8 के रेस्पेक्ट में। चलिए ये बात हमको समझ में आ गई। हमको एक चीज समझ में आ गई कि हमको निकालना तो है a डॉट b। ठीक है, मगर हमारे पास अगर इसका फॉर्मूला देखना जाए तो इसका फॉर्मूला होता है ab cos थीटा। ठीक, हमको a पता है, हमको b पता है, मगर थीटा वाली टर्म हमको कुछ भी नहीं पता है, ये अभी भी स्टिल अननोन है हमारे लिए। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला मैं यहां पर नहीं लगा सकता। चलिए ठीक है, हमको क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी थी हमको ऐड के रेस्पेक्ट में। चलिए ठीक है, हमको एक चीज पता है कि अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मैं a क्रॉस b का अगर स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिलता है कुछ इस टर्म्स में, और इसके अंदर a डॉट b रहता है, तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, a क्रॉस जो b है अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, आपको ये चीज तो पता ही है, ये होता है a b sin थीटा के बराबर, यही होता है। अब हमने क्या इन दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर आप स्क्वायर करते हो तो बोथ दी साइड करना पड़ता है जिससे दोनों को सेटिस्फैक्शन मिले, दोनों की इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ दी साइड। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, a क्रॉस b इसका पूरे का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी देखिए ये सेम प्रोसीजर अभी हमने यहां पर अप्लाई किया, और फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया हमारे पास, ये वाला कुछ पोर्शन, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं। तो मेरे पास जो निकल कर आएगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर, वो किसके इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a डॉट b के होल स्क्वायर के बराबर। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है इस वाली अप्रोच से। अब यहां पर अगर बात करें तो a क्रॉस b की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 8, तो यहां पर हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2, तो यहां पर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू हमें दे रखी 5, तो यहां पर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस यहां पर दे रखा है a डॉट b और इसका होल स्क्वायर। ये दिख रहा है ना पोर्शन आपको? चलिए दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस का a डॉट b और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इस a डॉट b को अगर मैं इधर उठा के लाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 64 को उधर ले जाता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और 100 में से अगर 64 को माइनस अगर आप करते हो तो कितना बचता है आपके पास में, 36 बचता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 36, और यहां पर मैंने अंडर रूट लगा दिया बिकॉज ऑफ ये जो था आपका स्क्वायर की टर्म्स में था, और स्क्वायर अगर हटता है तो उधर रूट लगता है। तो आपके पास में a डॉट जो b निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, प्लस माइनस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज
समझ में? यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया है एक पर्टिकुलर सिंपल वे में। क्लियर? चलिए तो नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, तो हमको यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमको प्रूव करना है किसी भी ट्राइंगल के अंदर स्मॉल ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन में साइन सी। ठीक है, और यहां पर हमको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी। अब ये ट्राइंगल का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, ये ट्राइंगल बना हुआ है जिसके अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के बीच का जो एंगल है वो कैपिटल ए है, ये दोनों पोर्शन के बीच का जो एंगल है कैपिटल बी है, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसका जो एंगल है वो कैपिटल सी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल सी है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो पूरा 180 होता है, तो रिमेनिंग एंगल जो बाहर वाला है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। ये चीज क्लियर है? ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर लगाया है, अगर हम इसको इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं तो अगर ये एंगल ए है और ये पूरा अगर 180 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 180 माइनस ए। ये चीज क्लियर है? सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि रिमेनिंग एंगल जो 180 माइनस बी है। ये चीज क्लियर है? हमको प्रूव करना है कि कोई अगर ट्राइंगल है तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूव करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल लो था। ट्राइंगल लो ने क्या कहा था कि अगर कोई वेक्टर ए, ठीक है, और एक और कोई वेक्टर बी अगर ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर यहां पर मैंने ट्राइंगल लो लगाया है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने देख चुका है। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या था ट्राइंगल लो था, ये क्या था ट्राइंगल लो था, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि जो हमारा a प्लस बी है वो किसके बराबर है, यहाँ पर c के बराबर है। ये ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग है। ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं इस c की डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देता हूं, इस c की डायरेक्शन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो c की डायरेक्शन को चेंज करा तो यहाँ पर c कैसा हो जाएगा माइनस का c आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का c हो जाएगा। ये कब हुआ? डायरेक्शन चेंज करने के बाद। डायरेक्शन को चेंज करा तो क्या आ गया मेरे पास में ए बी और यहाँ पर माइनस का सी आ गया। ये चीज क्लियर है? अगर मैं सी को इधर लेकर आता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर ट्राइंगल लॉ में सारे जो वेक्टर्स है वो एक टाइप से पूरा वे को कंप्लीट करते हैं और वापस इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाता है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये चीज क्लियर है? चलिए तो यहां पर अगर मैं देखूं ये मेरे पास जो ट्राइंगल है इसकी जो एक साइड है ये हमको दे रखी है a वेक्टर, दूसरी साइड हमको दे रखा है b वेक्टर और तीसरी साइड दे रखी है हमको 3 वेक्टर। और ये देखिए ये पहली साइड ऐसी जा रही है, दूसरी साइड कुछ ऐसी जाना चाहती है और तीसरी साइड कुछ ऐसी जा रही है, यानी कि ये पूरा एक पाथ कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा पाथ अगर कंप्लीट कर रहा है तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अगर हम इसको रफ करें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा। इसको अगर हम रफ करें तो अब हमने वो कंडीशंस तो देख ली कि कैसे वो पोर्शन आया हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो एक साइड हमको दे रखी है कितनी a वेक्टर स्मॉल a वेक्टर, दूसरी साइड दे रखी है स्मॉल b वेक्टर और तीसरी साइड दे रखी है हमको स्मॉल c वेक्टर। तो अगर ये इस टाइप से कुछ पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये चीज क्लियर है? इस डायग्राम के थ्रू हमने वो पोर्शन को लिखा। अगर इस a प्लस b को ऐसे लिखता हूं, c को अगर उधर ले जाता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का c। ये ट्राइंगल लॉस की प्रॉपर्टी है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर हम यहां पर क्या करते हैं इस a प्लस b के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं c का, तो अगर हमने एक साइड में c का क्रॉस प्रोडक्ट करा है दूसरी साइड में भी हमको c का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का c और इसके साथ में एक और c का प्रोडक्ट। ये चीज क्लियर होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा a क्रॉस c प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का c वेक्टर इंटू c वेक्टर। ये पोर्शन क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा यहां पर हमको क्या दे रखा है, ये चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ये c वेक्टर है और ये c वेक्टर है,
अच्छा सी वेक्टर और सी वेक्टर है, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कहीं ना कहीं जीरो वाली टर्म को मुझे शो कर पाएगा। तो कैसे करता है वो अपन आगे देखेंगे। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था, दोनों साइड में सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमको ये चीज को प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज लग सकती है वो सारी की सारी हमको इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? चलिए, और हमको एक चीज पता है कि अगर हमारे पास में वेक्टर ए है और अगर वेक्टर ए को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं इस एरो की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो यही मेरा वेक्टर ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेम अप्रोच हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस सी को आगे ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और जो सी जो रहेगा ये किस पोर्शन में आ जाएगा, आपका नेगेटिव पोर्शन में आ जाएगा। क्लियर? ये चीज हम देख चुके हैं। तो इस ए क्रॉस सी की जगह हमको लिखना पड़ेगा सी क्रॉस ए, क्लियर है, प्लस बी क्रॉस सी, और इज इक्वल टू हमारे यहां पर चल रहा है सी क्रॉस सी। क्लियर? तो इतने पोर्शन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस डायग्राम को रख करके आगे का प्रोसेस करते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करिए। दोस्तों यहां पर स्पेस खाली है, हम यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां तक हमने अप्रोच को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पोर्शन को देखिए, एक लिख रखा है आपको नेगेटिव का सी और क्रॉस दे रखा है पॉजिटिव का सी। अगर आप इसको डायग्रामेटिकल वे में बनाते हैं तो नेगेटिव का सी कुछ इधर आएगा और पॉजिटिव का सी कुछ इधर आएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहो तो क्या आ जाएगा, ये सी डॉट सी साइन थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन 180, और ये पूरी टर्म किसके रेस्पेक्ट में चली जाएगी, जीरो के रेस्पेक्ट में चली जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि माइनस का सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। क्लियर है? सो यहां से हमको क्या मिलेगा कि जो बी क्रॉस सी है वो किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के। ये चीज समझ में आई? तो ये हमने यहां पर एक चीज प्रूव करी। क्या प्रूव करी कि हमारा जो बी क्रॉस सी है वो किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर है। इतनी चीज क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं, इस पोर्शन को। तो यहां पर हमको क्या मिला है कि जो हमारा B क्रॉस C है वो किसके बराबर है, C क्रॉस A के बराबर है। ठीक है, सिमिलर वही फंडा हमने वापस से लगाया कि हमको क्या पता था, हमारा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर हमने A वेक्टर को रखा, ठीक है, हमने प्लस C वेक्टर को रखा और इस B को उधर लेकर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का B वेक्टर। फिर हमने सेम अप्रोच को अप्लाई किया, A वेक्टर प्लस C वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा हमने B वेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर भी हमको B वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब आप इस पोर्शन को फर्दर सोल्व करते हो तो आपके पास में एक इक्वेशन निकल कर आती है क्या, कि A क्रॉस जो B है वो बराबर है आपके किसके, B क्रॉस C के। ठीक है, ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करते हो। ये वाली टर्म तो वापस से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको पता ही कैसे हुई, साइन 180 की टर्म्स में। तो आपको क्या मिलेगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। क्या कि यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हमको भी निकल कर आई है, जैसे B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A है और यही इक्विवेलेंट है किसके, A क्रॉस B के। तो हम इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए, इसको रफ किया हमने, हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी निकल कर आ चुकी है। B क्रॉस C हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B के इक्वल होगा। ये सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, हमारे पास B क्रॉस C जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, C क्रॉस A के, और वही किसके इक्विवेलेंट है, A क्रॉस B के। ये चीज हमको समझ में आ चुकी है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अभी जो B क्रॉस C है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, B C sin थीटा, हाँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है। ये चीज क्लियर। C क्रॉस A को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, CA sin थीटा। ठीक है, चलिए फिर A क्रॉस B की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा। चलिए ठीक है सर, ये भी बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो थीटा है ये कुछ डिफरेंट रहेगा, ये थीटा 1 ले लेते, इसको थीटा 2 ले लेते, इसको थीटा 3 ले लेते, क्योंकि हर के बीच में एंगल सेम हो अच्छी बात है, नहीं हो
इस अगर नहीं हो तो हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के रेस्पेक्ट में लिख लिया, अगर इक्वल होंगे तब हम इसको चेक करेंगे कैसा क्या रहेगा। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें बी सी साइन थीटा 1, सी ए साइन थीटा 2, ए बी साइन थीटा 3, तो थीटा 1 की जगह क्या आएगा, जो बी और सी के बीच का एंगल है। ठीक है, बी और सी क्या है, यहाँ पर वेक्टर है। जैसे बी की अगर मैं बात करूं तो बी आपको कुछ ऐसा वेक्टर दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, और सी आपको कुछ ये वाला वेक्टर दिख रहा है। सॉरी, सी कहां पर है आपका, इस वाले पोर्शन पे सी है यहाँ। ठीक है, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है कैपिटल है, मगर ये जो एंगल है ये बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। जो कंडीशन थी वो हमारी क्या थी कि दोनों की हेड से हेड या फिर टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, इस बी को पैरेलल अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस बी को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये सी वेक्टर है, इस बी जो ये यहाँ पर बी बना हुआ था इसको हमने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब इसकी टेल से टेल जुड़ी हुई है। अब हमको पता है ये वाला एक्टर अगर ए था तो रिमेनिंग एक्टर कितना जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री माइनस ए, यानी कि अगर यहाँ पर जो एंगल वो अगर ए था तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, यानी कि बी और सी के बीच में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें ये हमारा सी है ये हमारा ए है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी, और बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। तो क्या हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा 1 निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 180 डिग्री माइनस ए। सेम अप्रोच को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो थीटा 2 निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 180 डिग्री माइनस बी, और थीटा 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास निकल कर आएगा 180 डिग्री माइनस सी। इन वैल्यूज को हम अगर ऊपर पुट करते हैं तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये खाली समझने वाले पोर्शन है, तो इसको हम अभी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर वे में ये पोर्शन समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। यहां पर जैसे हमने वैल्यूज को पुट करा, बी सी साइन थीटा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सी ए, और साइन थीटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी। ठीक है, ये भी रफ कर देते हैं हम, इनका काम हो चुका है। और थीटा 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी साइन 180 डिग्री माइनस सी। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म 180 माइनस थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में हमको आगे की बात करनी है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारे पास BC है, यहाँ पर CA है, यहाँ पर AB है, मगर हमको प्रूव करना है ABC के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा क्या अप्रोच यूज करें कि हमारा पूरा क्वेश्चन एक सिंगल वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं, तो जल्दी से देखिए कौन सा पोर्शन को आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर हम डिवाइड करते हैं किससे, ए बी सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं डिवाइड ऑल बाय स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बी सी साइन 180 डिग्री माइनस ए, यहां पर आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू सी ए साइन 180 डिग्री माइनस बी डिवाइड बाय ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन 180 डिग्री माइनस सी डिवाइड बाय ए बी सी। क्लियर। अच्छा, इसको हम कट करते हैं तो ये बी सी से बी सी कट जाएगा, यहाँ पर हमारा ए और सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, साइन ए बाय ए। अच्छा, 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, वही थीटा होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो रहता है वो किसके इक्विवेलेंट रहता है, साइन थीटा की इक्विवेलेंट रहता है ना। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर किया है कि साइन 180 माइनस ए कितना होता है, साइन है। इसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बी डिवाइड बाय बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन सी डिवाइड बाय सी। तो ये तो हमने सीधा लिखा था, मगर हमारे पास प्रूफ उल्टा हो गया है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, और इसी को आप क्या कहते हो, लामिस थ्योरम। ठीक है, यही क्या होती है आपकी लामिस थ्योरम होती है। क्लियर, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए इसको हम रफ करते हैं।
अब लामिस थ्योरम जो रहती है, आपने कुछ और देखी होगी, हमने यहाँ पर कुछ और प्रूव करी है, तो कुछ नहीं रहता है। जो लामिस थ्योरम रहती है, हमने भी एक ट्राइंगल बनाया था कुछ इस रेस्पेक्ट में, ये कुछ एरो ऐसा था, यहाँ पर एरो ऐसा था, यहाँ पर एरो ऐसा था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो था वो कितना था, 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री माइनस बी, और यहाँ पर जो एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री माइनस सी, इसी था। अब हमने क्या किया कि इसको पकड़ के ऊपर खिसका दिया और इसको पकड़ के भी यहाँ पर खिसका दिया, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनकर आएगा वो कुछ इस रेस्पेक्ट में बनकर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इन तीनों के बीच के जो एंगल रहेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, वही 180 डिग्री माइनस का सी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 180 डिग्री माइनस का ए, यहाँ पर आएगा 180 डिग्री माइनस का बी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस का सी, ठीक है। तो इसी रेस्पेक्ट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर। यही रहती है आपकी लामिस थ्योरम, देखिए a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका b लिखा होगा तो उसको c कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो b है उसको c कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने b लिखा था, ठीक है, तो इसको हमको c लिखना है, ठीक है। एंगल को आप यहाँ पर आ जाएगा हमारा b, ठीक है। और जो साइड से हमारी ये b थी, तो यहाँ पर आ जाएगा b वाली साइड, ये हमारी a थी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारी a वेक्टर वाली साइड, और यहाँ पर हमारा कौन सा वाली साइड आ जाएगी, c वाली साइड। तो यही हमारी लामिस थ्योरम यहाँ पर प्रूव होती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। तो वेक्टर का जो क्वेश्चन है हम यहीं पर सम अप करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।